अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो है हम फॉरेंसिक साइंस के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेंसिक साइंस का एक बड़ा रोल है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर। यानी किसी भी क्राइम को सॉल्व करना हो तो आपको फॉरेंसिक साइंस के बारे में पता होना चाहिए। फॉरेंसिक साइंस के बगैर कोई भी क्राइम जो है सॉल्व नहीं हो सकता। मतलब 70% आप इसे कह सकते हो कि कोई क्राइम को अगर सॉल्व करने से मदद मिलती है हमें, वो है फॉरेंसिक साइंस से। अब फॉरेंसिक साइंस की डेफिनेशन जो है वो कुछ इस तरह से: एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स और टेक्निक्स टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम। यानी साइंटिफिक मेथड्स और टेक्निक्स के ज़रिए हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं, उन एविडेंस को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, उसके बाद रिज़ल्ट निकालते हैं कि भाई ये क्राइम इस वजह से हुआ, ये क्राइम इससे हुआ, ये क्राइम इसने किया। तो ये सारी चीज़ें। एक और डेफिनेशन है, वो है: द फॉरेंसिक साइंस इज़ द स्टडी ऑफ थिंग्स दैट मे बी कंट्रीब्यूटेड और एट्रीब्यूटेड द डेथ ऑफ द विक्टिम। यानी फॉरेंसिक साइंस के अंदर हमें पता चल सकता है कि भाई कौन सी चीज़ें जो है इस मर्डर के अंदर इन्वॉल्व हैं, कौन इन्वॉल्व है, किसने किया है, कैसे किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक जनरल एग्जांपल के साथ समझते हैं कि एक डेड बॉडी मिलती है किसी जगह से, तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट क्या करते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, पोस्टमार्टम दो चीज़ों के ऊपर बेस करता है, एक तो एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल पार्ट्स के ऊपर पहले हम उसे ऑब्ज़र्व करेंगे, यानी इसकी एक्सटर्नल बॉडी जो होगी बाहर, उसको हम देखेंगे, पहले उसको ऑब्ज़र्व करेंगे कि भाई कोई इंजरी तो नहीं है इसको। ठीक है, कोई ब्लड तो नहीं है, या कोई चाकू से कटा हुआ ऐसा तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद है सर्जिकल प्रोसीजर, यानी इंटरनल ऑर्गन जो है उनको हम देखेंगे कि भाई इसको पॉइज़न तो नहीं दिया गया था, इसके अंदर कोई ऑर्गन डैमेज तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फॉरेंसिक साइंस की जो बेसिकली कुछ काइंड्स हैं, जो 10 हैं। सबसे पहला काइंड जो है कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। कंप्यूटर फॉरेंसिक्स एक ऐसा एरिया है जहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्राइम होता है तो हम कंप्यूटर फॉरेंसिक्स से हेल्प लेते हैं। अब कंप्यूटर फॉरेंसिक्स के अंदर आपका मोबाइल भी आ सकता है, आपका टैबलेट भी आ सकता है, आपका लैपटॉप भी आ सकता है, और आपका पीसी जो भी है, मतलब जिससे आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो, जो टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उससे हम कंप्यूटर फॉरेंसिक कह सकते हैं। अब डेफिनेशन कुछ इस तरह से कंप्यूटर फॉरेंसिक की: द क्राइम्स रिलेटेड विद द टेक्नोलॉजी टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम विच रिलेट विद द कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स etc। यानी हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए एविडेंस कलेक्ट करते हैं। इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक बंदे ने किसी दूसरे बंदे को हैक किया, उसके सिस्टम को हैक किया और वहाँ से उसने डेटा चोरी की। अब जो कंप्यूटर फॉरेंसिक एक्सपर्ट होगा वो क्या करेगा, वो पता लगाएगा अपने स्किल्स की मदद से कि भाई इस बंदे ने कौन सा सर्विस प्रोवाइडर इस्तेमाल किया, इस बंदे की आईपी एड्रेस क्या है, और कौन सी डेटा इसने चोरी की है, उसको हम रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी कंप्यूटर फॉरेंसिक के अंदर आती हैं। मान लीजिए इसके अंदर बड़े वास्ट फील्ड है, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट करना हो गया, चाइल्ड अब्यूजेशन होगी जो हम इंटरनेट के ऊपर करते हैं लोग, या फिर जो है फ्रॉड हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी कंप्यूटर फॉरेंसिक्स के अंदर आती हैं। अब कंप्यूटर फॉरेंसिक्स के बाद जो है आता है आपका फॉरेंसिक अकाउंटिंग। फॉरेंसिक्स अकाउंटिंग जो है बेसिकली एक ऐसी फील्ड है फॉरेंसिक साइंस की जहाँ पर अकाउंट्स को देखा जाता है कि अगर इन अकाउंट्स के अंदर कुछ रद्द-बदल किया गया है और वो रद्द-बदल इलीगल तरीके से है, तो उसकी हम जांच पड़ताल करते हैं फॉरेंसिक अकाउंटिंग के ज़रिए। फॉर एग्जांपल, किसी सुपरमार्केट के अंदर एक बंदा जो क्यूआर स्कैनर कोड स्कैन करता है, मतलब जो कंप्यूटर के अंदर प्रोडक्ट और उसकी प्राइस जो है वो लिखता है, तो वो बंदा क्या करता है वहाँ पर उनके अकाउंट्स के अंदर, यानी कंप्यूटर के अकाउंट्स जो होते हैं उनमें रद्द-बदल करता है, और उसके अंदर प्रोडक्ट ज़्यादा दिखा रही होते हैं वो कंप्यूटर, और प्राइस बहुत कम दिखा रहा होता है। मतलब वो प्राइस चोरी कर लेता है लेकिन प्रोडक्ट वहाँ पर लग जाता है उस कंप्यूटर के अंदर। तो अब क्या होता है कि ओनर जो होता है उसका उस मार्ट का या उस शॉप का, तो वो कंप्यूटर अकाउंटिंग फॉरेंसिक टीम को जो है वो मंगवाता है, और वो उनको अकाउंट्स की जांच पड़ताल करने के लिए कहता है। तो वो सारे बंदे फिर कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे, फिर वो डेटा रिकवर करने बैठ जाएंगे कि भाई क्यों ऐसा हुआ, प्रोडक्ट ज़्यादा क्यों दिखा रहा है, पैसे तो कम क्यों आ रहे हैं, क्यों ये मैचिंग नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें अकाउंट के अंदर दी जाती हैं। मोस्टली ये अकाउंट फॉरेंसिक अकाउंटिंग जो है फ्रॉड केसेस के अंदर होता है, और मोस्टली जो है ये सर्वेंट मास्टर और सर्वेंट के बीच का जो है ताल्लुकात उसके अंदर होते हैं ये। अब जो है फॉरेंसिक अकाउंटिंग के बाद जो है आता है फॉरेंसिक आर्कियोलॉजी।
फॉरेंसिक आर्कियोलॉजी की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: द आर्कियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी आर द स्टडी ऑफ हिस्टोरिक ह्यूमन रिमेन्स एंड द ऑब्जेक्ट्स, बिल्डिंग्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स एसोसिएटेड विद दैम। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं कि भाई कोई ऐसी चीज़ जो 5 साल पहले चोरी हुई और वो दफन कर दी गई हो ज़मीन में, या किसी का मर्डर हुआ हो 5-6 साल पहले और 6 साल बाद हमें पता चला हो कि फ़िला जगह पे ये बंदा दफनाया गया था। तो यहाँ पर क्या होता है कि आम आदमी जो है या पुलिस वाला जो होता है वो उस जगह को नहीं खोद सकता, क्योंकि उसमें ये चांसेस होते हैं कि कहीं वो एविडेंस डैमेज ना हो जाए। इस वजह से हम आर्कियोलॉजिस्ट को या एंथ्रोपोलॉजिस्ट को बुलाते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं। उनके पास अपने टूल्स होते हैं और बहुत ही बारीक बीनी के साथ वो वहाँ पर खुदाई करते हैं और वो एविडेंस कलेक्ट करते हैं। यानी जहाँ पर कोई क्राइम हुआ हो और उस क्राइम को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हो, यानी वो फिर पुरानी बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं। अगर पुरानी बिल्डिंग से कोई एविडेंस कलेक्ट करने हैं हमें, जिसको 15 साल 20 साल बंद हुए हो, तो वहाँ पर फिर वो आर्कियोलॉजिस्ट जो है हमें काम आते हैं। फिर वो एविडेंस हमें कलेक्ट करके देते हैं अपने टूल्स की मदद से। अब फॉरेंसिक आर्कियोलॉजिस्ट के बाद जो है वो आता है फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से: द फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री द एरिया ऑफ फॉरेंसिक मेडिसन कंसर्न्ड विद एग्जामिनेशन ऑफ टीथ। यानी ये एक्सपर्ट डेंटिस्ट होते हैं जो दांतों से पता लगाते हैं कि भाई इस बंदे के साथ क्या हुआ था, या फिर अगर किसी बंदे को मरे हुए 5-6 साल 7 साल हुए हैं तो फॉरेंसिक आर्कियोलॉजिस्ट क्या करेंगे, वो जो है हड्डियाँ जो होंगी, जो स्कल होगा, खोपड़ी जो होगी, वो देंगे किसको, डेंटिस्ट को। वो उसके दांतों से उसके डीएनए को मालूम करने की कोशिश करेगा कि भाई ये बंदा कौन था, इसके साथ क्या हुआ था। और दूसरे केस के अंदर फॉरेंसिक डेंटिस्ट क्या करते हैं कि अगर किसी बंदे ने कुछ खा लिया था और उस खाने के बाद उसकी मौत हो गई, तो वो क्या करते हैं, दांतों के अंदर फंसे हुए उस लिक्विड को या उस खाने को निकालते हैं और उससे वो उस प्रोसीजर के साथ मालूम करने की कोशिश करते हैं कि भाई वाकई इस खाने के अंदर जहर था या नहीं था। तो फॉरेंसिक डेंटिस्ट जो है वो दांतों से मालूम लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि फ़िला बंदे के साथ क्या हुआ था या फ़िला बंदा कौन है। अब फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री के बाद आता है फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी। फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी बेसिक की इसकी डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से: द एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड फॉरेंसिक एंटोमोलॉजिस्ट यूज़ इंसेक्ट्स टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट क्राइम। यानी यहाँ पर जो है फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी बेसिकली कीड़े मकोड़ों के बारे में बात करती है। यानी सिंपल सा एक जनरल एग्जांपल लेते हैं कि भाई कुछ ऐसे स्पेसिफिक इंसेक्ट होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर होते हैं, वो दूसरे एरिया के अंदर नहीं होते। लेकिन हमें डेड बॉडी एक ऐसे एरिया से मिली है जहाँ पर वो इंसेक्ट पाए गए हैं जो कि उस एरिया के नहीं हैं। तो इससे अंदाज़ा हमें लगा सकते हैं कि भाई ये डेड बॉडी मूव की गई है उस जगह से इस जगह, यानी मारा इसको वहाँ गया था लेकिन लाया इसको यहाँ आया। या फिर कुछ ऐसे इंसेक्ट भी होते हैं जो सिर्फ पानी में रहते हैं और डेड बॉडी हमें सरफेस पे मिली है, और वही इंसेक्ट जो है हमें उस डेड बॉडी के ऊपर मिले हैं। तो हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इसको पहले पानी के अंदर डुबोया गया या ये पहले पानी में था, उसके बाद इसको सरफेस पे लाया गया। कुछ ऐसे इंसेक्ट भी होते हैं जो कि कुछ देर बाद डेड बॉडी के ऊपर आते हैं। मतलब कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो किसी बंदे के मरने के बाद 6 घंटे 7 घंटे 10 घंटे के बाद जो है उसकी बॉडी के ऊपर आते हैं, या कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो इमीडिएटली आ जाते हैं। तो हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इस बंदे को मरे हुए इतना टाइम हुआ है। तो फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी के अंदर हमें 3 चीज़ों के बारे में पता चलता है कि व्हेन एंड वेयर, यानी कब और कहाँ इसको मारा गया। उसके बाद ड्रग्स, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो एक पर्टिकुलर किस्म के ड्रग्स के ऊपर आते हैं। मतलब अगर किसी इंसान ने वो ड्रग्स लिया होता है और वो उस ड्रग्स लेने के बाद मर जाता है, तो वो इंसेक्ट सिर्फ उसी ड्रग्स के लिए उस बॉडी के ऊपर आते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं आते। तो अगर उस बॉडी के अंदर कुछ ऐसा ड्रग्स मतलब ऐसे इंसेक्ट मिलते हैं जो सिर्फ उस ड्रग्स के ऊपर आते हैं, तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ इसने ये ड्रग्स लिया था। उसके बाद डीएनए, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो ब्लड जो है वो सक करते हैं, बॉडी से पीते हैं वो। तो अगर उन इंसेक्ट से मालूम कर सकते हैं कि ये बंदा कौन था। तो फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी बेसिकली इंसेक्ट्स की मदद से हम उस क्राइम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी के बाद आता है फॉरेंसिक ग्राफोलॉजी। फॉरेंसिक ग्राफोलॉजी इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से: इज़ द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। यानी ये लिखत के बारे में है कि मरने वाले ने पहले अगर सुसाइड नोट लिखा है, ठीक है, वो उस वक्त उसकी मेंटल कंडीशन क्या थी, उसकी इंटीग्रिटी क्या थी, उसकी मोटिवेशन क्या थी, उसकी इंटेलिजेंस क्या थी, या फिर
उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी क्या थी कि इससे सुसाइड नोट इसने लिखा है, या अगर सुसाइड नोट ने लिखा है तो वो खुद अपनी विल से लिखा है या फिर ज़बरदस्ती किसी ने उससे लिखवाए हैं। तो ये सारा जो ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं वो हैंड राइटिंग से पता करते हैं कि इस बंदे की मेंटल कंडीशन क्या रही होगी, इस बंदे की जो है हेल्थ कंडीशन क्या रही होगी इसको लिखते वक्त, ये बंदा एग्रेसिव है या काम पर्सनैलिटी का मालिक है। तो इससे वो फॉरेंसिक ग्राफोलॉजिस्ट जो होते हैं इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हैंड राइटिंग से। ठीक है, फॉरेंसिक ग्राफोलॉजी के बाद आता है फॉरेंसिक मेडिसन। ऑफ द फॉरेंसिक मेडिसन जो इसकी डेफिनेशन है, इज़ द नेचुरल प्रोग्रेशन ऑन इज़ द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी डाइड। मतलब इसके अंदर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, फॉरेंसिक मेडिसन इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द विक्टिम ऑफ मर्डर। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग डेंटल रिकॉर्ड्स, बर्थ मार्क्स। अब फॉरेंसिक मेडिसिन के अंदर आपकी फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री भी आ जाती है, आपकी फॉरेंसिक साइकोलॉजी भी आ जाती है, आपकी फॉरेंसिक पैथोलॉजी भी आ जाती है, और उसके बाद आपकी फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी भी आ जाती है, क्योंकि ये सारी जो है ब्रांचेज हैं फॉरेंसिक मेडिसिन की। फॉरेंसिक मेडिसिन के अंदर बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पोस्टमार्टम का, कि उसका एक्सटर्नल और इंटरनल जो है ऑब्जर्वेशन लिया जाता है कि भाई ये बंदा कैसे मरा, ये बंदा कौन था। अगर यही नहीं मालूम तो हम डीएनए से मालूम कर सकते हैं कि ये बंदा कौन था। कैसे मरा तो हम इसे पोस्टमार्टम से मालूम कर सकते हैं कैसे मरा। ठीक है, तो फॉरेंसिक मेडिसिन के अंदर हमें ये पता चल सकता है कि यह बंदा कौन था और ये बंदा कैसे मरा। तो ये फॉरेंसिक मेडिसिन के अंदर आता है। फॉरेंसिक मेडिसिन के बाद है फॉरेंसिक पैथोलॉजी। अब फॉरेंसिक पैथोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से, द फॉरेंसिक पैथोलॉजी इन्वॉल्व्स डिस्कवरिंग कॉज ऑफ डेथ। अब फॉरेंसिक पैथोलॉजी के अंदर क्या होता है कि हमें कॉज ऑफ डेथ के बारे में जो पता करना होता है कि भाई ये बंदा मर तो गया, ठीक है, लेकिन इसके पास पीछे रीज़न क्या है। आया इसका गला जो है वो काटा गया किसी चाकू से, या रस्सी से इसका गला जो है वो दबाया गया, या इसको जहर दी गई। ये सारा पैथोलॉजिस्ट जो हैं वो मालूम करते हैं कॉज ऑफ डेथ। फॉरेंसिक पैथोलॉजी के अंदर कॉज ऑफ डेथ के बारे में हमें पता चलता है। ये बेसिकली एक ब्रांच है फॉरेंसिक मेडिसिन की। फॉरेंसिक पैथोलॉजी के बाद है फॉरेंसिक साइकोलॉजी। अब उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से, फॉरेंसिक साइकोलॉजी इज़ द फॉरेंसिक स्टडी ऑफ द माइंड and the ways in which the mind works, especially in the instance of violent crime। यानी फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि भाई अगर किसी का सुसाइड नोट मिला है तो वो ग्राफोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अपनी फॉरेंसिक्स देंगे अपने केस को फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को, और वो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट वहाँ से एग्जाम्पशन करेगा कि भाई इसकी मेंटल कंडीशन क्या रही होगी उस वक्त, और ये क्यों हुई इसकी ऐसी मेंटल कंडीशन, क्यों इसने ऐसा क्राइम किया, या फिर किसी बंदे को मारा गया लेकिन उसके छोटे छोटे पीस उसकी बॉडी के किए गए। तो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट ये उससे अंदाज़ा लगा सकता है कि भाई मारने वाले का मेंटल कंडीशन कैसी होगी। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्रिमिनल से जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट भी वहाँ बैठता है और वो ऑब्जर्व करता है कि यह बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट बेसिकली पूरा साइकोलॉजी के ऊपर जो है वो बेस करता है, यानी क्रिमिनल की साइकोलॉजी क्या रही होगी क्राइम करते वक्त, और उसने क्राइम क्यों किया, किस तरह से किया, ठीक है, और विक्टिम की क्या कंडीशन रही होगी, ठीक है, या फिर सुसाइड करने वाले की क्या कंडीशन रही होगी। तो ये सारी चीज़ें फॉरेंसिक साइकोलॉजी के अंदर आते हैं। अब फॉरेंसिक साइकोलॉजी के बाद है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। अब फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी की डेफिनेशन कुछ इस तरह से, द फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी डील्स विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, इन्वायरमेंटल केमिकल्स और पॉइजनस प्रोडक्ट्स। यानी इसका जो पूरा सिस्टम जो बेस्ट करता है वो केमिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर या इन्वायरमेंटल केमिकल के ऊपर जो बेस करता है। यानी आपने ब्लड सैंपल्स ले लिए उसके, या आप उसकी यूरिन टेस्ट कर रहे हो, यूरिन से हमें पता चल सकता है कि भाई इसके साथ क्या हुआ था, ठीक है, या बॉडी के अंदर जो लिक्विड होता है उससे हमें मालूम कर सकते हैं, स्पर्म से हम मालूम कर सकते हैं, या किसी का प्रेगनेंसी जो डीएनए टेस्ट करनी हो कि भाई आया इसके साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ, तो ये फॉरेंसिक टैक्सोलॉजी के अंदर आ जाता है कि भाई इसके साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ, इस मर्डर के अंदर जो है क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व की गई थी, ठीक है, इस बंदे को कोई बीमारी थी या नहीं थी, और ये बीमारी की वजह से मरा तो नहीं है, तो हम उसको यूरिन टेस्ट के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आते हैं। तो ये सारा फॉरेंसिक साइंस और ये उसकी कुछ काइंड्स थी जो हमने आज
वीडियो के अंदर पढ़ी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।